हेलो बच्चों, कैसे सब लोग? बहुत अच्छे। चलो देखो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपको हेडिंग देख के समझ में आ गया होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इससे पहले क्या पढ़ा था? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 8.1 पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया हुआ है और 8.1 से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी उसको हमने पहले भी कंप्लीट किया है। तो अब जो तैयारी है वो 8.2 की तैयारी है। तो उससे पहले जो हम लोगों को पढ़ना है कि ये जो इस जगह पे देख रहे हो सम स्पेसिफिक एंगल्स, वो उसके साथ साथ मैंने वहाँ पे मेंशन भी किया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखो अभी तक तुम जानते हो कि जो हमारा रेशियो है उसका नाम ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये आप जानते हो। लेकिन यहाँ पे देखो थीटा जितना भी है ना, ये सब थीटा क्या है बच्चों? ये सब थीटा क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल है। तुमको नहीं पता ना, हमको पता है कि ये थीटा कितना होने वाला है। आपको पता है कि थीटा कितने वाला? नहीं पता होगा। आपको अगर मैं बोलूँ कि ट्रायंगल में जाकर के देखो तो कैसा क्या फील करोगे यहाँ पे कि सर ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें बी तो 90 डिग्री है। बी अगर 90 डिग्री सर जानते हैं, मैं ऐसे लिखता हूँ A प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों एंगल की बात करें तो 180 डिग्री होता है। अकेला बी 90 लेके जा रहा है, ये बी 90 लेके उड़ गया, तो अब हमारे पास ए और सी बचेगा ना। बोलेगा कि भाई मुझे बाकी 180 को पूरा करने के लिए हम दोनों का काम करना पड़ेगा, हम दोनों को जुटाना पड़ेगा। वो कितना जुटाना पड़ेगा? 90 डिग्री। तो ए और सी बोलेगा हम दोनों मिलके 90 हो सकते हैं, क्योंकि बी तो अकेले 90 लेके चला गया। समझ रहे हो? तो अब बी ए और सी में ये भी नहीं पता है, दोनों मिलके 90 है, लेकिन आपको क्या पता है कि ए का कितना है, सी का कितना है? नहीं बता सकते। अगर मान लो ए 20 है तो ये इसको कितना होना होगा? 70। ए का वैल्यू 30 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? 60। अरे ए का वैल्यू 45 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? 45। ए का वैल्यू 10 है तो इसको कितना होना पड़ेगा? 80। ऐसे आप बहुत सारा वैल्यू लिख सकते हो। लिख सकते हैं कि नहीं? ए और सी मिलकर के 90, बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे ए और सी में अगर कॉम्बिनेशन है तो देखो, अगर मैं एक एंगल की बात करूँ, कभी ये 1 डिग्री हो सकता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, और उसके हिसाब से वो एडजस्ट करेगा। जब ये 1 होगा तो ये 89 होगा, जब ये 2 होगा तो ये कितना होगा बताओ? 88 होगा, जब 3 होगा तो ये 87 होगा, लाइक दैट। इधर से बढ़ेगा उधर से घटेगा। तो इस तरह से इतने सारे एंगल मिल जाएंगे। और सब एंगल अभी तक देखो, इसको हम थीटा मानते थे तो लिखते थे साइन थीटा। अब क्या लिखेंगे? साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, इस तरह से साइन है ना 3 डिग्री। इधर से जाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। जब इसकी बारी आएगी तो इसके लिए लिख सकते हैं साइन 89 डिग्री, साइन 88 डिग्री, साइन 87 डिग्री। और पता है जैसे साइन के लिए लिखा इतना कॉस के लिए, इतना टैन के लिए, इतना कॉट सेक कॉस। भाई साहब पागल नहीं हो जाएंगे क्या? इतना रटेंगे क्या? इतना वैल्यू निकालेंगे क्या? पढ़ा रहे हो कि मार रहे हो? ऐसा नहीं होता है। मतलब कुछ तो अच्छे तरीके से ऐसा दिया होगा जो हमें पढ़ना है, जो हमें जानना है। तो आपको पता है इसीलिए मैंने लिखा है सम स्पेसिफिक एंगल। सबका नहीं जाना है। अरे बाबा टेंशन गया। किसका किसका जानना है? 0, 30, 45, 60, 90। बस ये 5 एंगल स्टैंडर्ड एंगल हैं, इनको जान लो और इनको जानने के बाद हमारा काम हो जाएगा आसान। तो क्वेश्चन सर तो फिर इनका क्या होगा, ये कैसे जानेंगे? ये भी तो हो सकता है। कोई इंटेलिजेंट बच्चा बोलेगा वहाँ से, सर तो साइन 3 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताइए ना। अरे भाई साहब साइन 3, साइन 2 डिग्री का अगर वैल्यू जानना भी है तो इसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा? टेबल देखना पड़ेगा, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। अगर जानना है तो इनका भी टेबल, जैसे लॉग टेबल होता है ऐसे इसका भी टेबल, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो ये हमारे काम का नहीं है। बट मैं आपको बताया कि अगर आपको जानना है तो इस पर रिसर्च करो और फाइंड आउट करो। आपको सिर्फ ये जानना है 0, 30, 45, 60, 90। साइन के भी इसके 5 वैल्यू होंगे, टैन कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, सबका इस 5 पे एक वैल्यू आएगा जो बच्चों को याद रखना होता है और आपको भी याद रखना पड़ेगा। मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ट्रिक अपने आप में एक टेंशन देता है कि ट्रिक को भी याद रखो। समझ रहे हो? जब ट्रिक किसी तरह से सिलेबस बढ़ता जाएगा तो सिलेबस भी याद रखो, ट्रिक भी याद रखो। तो कभी कभी ट्रिक को भी कैरी करना बहुत ही जानलेवा साबित हो जाता है। तो आपको मैं इतना ज़्यादा ट्रिक बताता नहीं हूँ। और एक चीज़ ये भी बताऊँगा कि ट्रिक है ना उन बच्चों के लिए होता है ना जिनको किसी तरह से पास करना है, वो किसी तरह से रटना चाहते हैं, लेकिन जिसको बोलते हैं ना परफेक्शन चाहिए, वो चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करेगा। मैथमेटिक्स इज ए ट्रिक्स दैट डिपेंड्स ऑन
प्रैक्टिस। देखा, एक डिफिनीशन यहाँ से आ गया। मैथमेटिक्स को एक तरह से देखा जाए तो क्या है, इजी है, ट्रिक्स है, सिंपल सी बात है। हर जगह तो ट्रिक्स ही यूज करते हैं ना, सिंपल फार्मूला वगैरह। अगर आप उसको अच्छे से समझ गए तो क्या करना है, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते ही चीज़ें एकदम क्लियर। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो लेंथ बड़ा हो जाएगा, ऑफलाइन क्लास थोड़ी ना है। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे कि अब ये समझ गए होगे कि ये जो यहाँ पे थीटा वेरिएबल था उसका कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हम ले सकते हैं, और वो पर्टिकुलर वैल्यू हम लोग लेंगे 0, 30, 45, 60, 90। इस पे एक वैल्यू आएगा हर वक्त। किसी भी ट्रायंगल में अगर ये एंगल दिए होंगे तो उनका वैल्यू वही होगा, और फिर उसके हिसाब से हम सम करेंगे। समझ गए? तो चलो जल्दी से देर नहीं करते हुए हम लोग इसका टेबल जो है ना वो भी देखेंगे, बट ये वैल्यू आते कैसे हैं ये भी आपको जानना चाहिए। ये आपको जानना चाहिए। आपको कोई डेरिवेशन पूछेगा नहीं, बट आपके नॉलेज के लिए मैं ये भी बताता हूं। आपको क्या करना है, इन रिजल्ट याद रखना है। जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का फार्मूला आपको याद हो गया, वैसे इसका इन लास्ट में एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को आपको रट लेना है। आपके बुक में भी दिया हुआ है, वहां पे भी जाकर के एक टेबल बना, लेकिन पहले मैं बता देता हूं तो आसान हो जाएगा। तो चलो देर नहीं करते हैं, समझते हैं। यहाँ पे तो हम लोग सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, तो 45 डिग्री का पहले निकालते हैं। 45 डिग्री का निकाल के फिर हम लोग 30, 60 का समझेंगे, और फिर 0 और 90। देखो 0 और 90 थोड़ा स्पेशल टाइप का हो जाएगा, इसको बाद में देखते हैं, पहले 45 को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं निकालता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो 45 डिग्री देखेंगे बच्चों यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, समझना यहाँ पे। दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड सी, ये है हमारा 90 डिग्री। एक एंगल तो 90 रखना ही पड़ेगा। अब मैं 45 की बात कर रहा हूँ तो लिखता हूँ लेट एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री। ये वाला एंगल को मैंने 45 ले लिया, दिस इज 45। अच्छा बताओ, अगर ये 45 है, ये 90 है, तो किसी से पूछने की जरूरत है एंगल सी कितना है? जब ये 90 ये 45 तो ये भी 45 ही होगा ना, तभी तो दोनों मिलके 90 होगा। मतलब देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों ये भी जो एंगल सी है वो भी हमारा 45 डिग्री ही होगा। एग्री करते हो? अरे एग्री करते हो, बिल्कुल सही। तो अब ये भी हमारा 45 डिग्री हो गया। इससे आपको कुछ दिमाग में आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सर इसके दो ट्राइंगल, जो इसके दो एंगल है ना वो इक्वल हो गए सर। तो जब एंगल दो इक्वल होता है तो उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, आइसोसेल। क्योंकि साइड के बारे में नहीं दिया, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एंगल जब इक्वल दिया होता है ना बच्चों, दो एंगल अगर इक्वल होता है तब पर भी आइसोसेल्स ट्रायंगल ही होता है। साइड के हिसाब से हमको याद रहता है, बट ऐसे भी देखो कैसे कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला ये अपने आप इक्वल होगा। यही थ्योरम है आइसोसेल्स ट्रायंगल का कि साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। तो इसको देखते हुए हम लोग लिखते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, और therefore अगर isosceles triangle है तो BC और AB आपस में इक्वल होगा। देखेंगे therefore AB इक्वल टू BC, और ये मान लो A से मैंने इसको A ले लिया। बोलोगे A क्यों लिया? अरे साइड है भाई साहब, तो कुछ तो वैल्यू होगा, आपको पता है क्या? नहीं। तो मैं मान लेता हूं एक वेरिएबल कि सपोज ये A है एंड दिस इज ऑल्सो A। क्लियर यहां तक? कोई डाउट नहीं। मैंने पहले एंगल को एज्यूम किया। क्यों एज्यूम किया 45 डिग्री? क्योंकि मैं 45 डिग्री को ही ढूंढ रहा था। तो एक को 45 ले लिया, दूसरा 45 अपने आ गया। इसके बाद चूंकि दोनों 45 है, आइसोसेल्स ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो साइड इक्वल है, तो दोनों साइड को मैंने ए ले लिया। अरे क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब देखो सी यार, अगर ये है ये है तो ये निकाल सकते हो क्या? अरे निकाल सकते हो क्या? बताओ क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? बिल्कुल सही, बहुत जोर से आवाज आई कि सर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो लगाओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। बच्चों इस ट्रायंगल ABC में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या लिखोगे? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? अब AC स्क्वायर तो तुमको निकालना ही है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि आपने A वैल्यू लिया था AB का और BC का। यहाँ से आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, और यहाँ से रूट स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा रूट 2A स्क्वायर, और इसका मतलब AC का वैल्यू आ गया
2 का रूट ही रह जाएगा, और ए स्क्वायर, ए 2 बार है तो बाहर आकर के ए यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, √2a। बस खत्म, √2 और ए को बाहर रखना, रूट में मत रखना। तीनों साइड ट्रायंगल का जैसे ही मिलता है, क्या हम लोग रेशियोज निकाल सकते हैं या नहीं? अरे बोलो सही से, निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल सही। तो अब हम लोग इस वाले केस में अब 45 ये ले लें या 45 ये ले लें, साइन सी की बात करें या साइन ए की बात करें, दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए। चेक करके देख सकते हो। यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले इसके लिए मैं लिखता हूँ साइन 45 डिग्री। अब देखो मैं 45 इसकी बात कर रहा हूँ या इसकी बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको हिंट देकर के यहाँ पे लिखता हूँ, मैं साइन सी की तरफ से देख रहा हूँ, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा। देखो इसके हिसाब से भी देखोगे तो परपेंडिकुलर, यार दोनों का वैल्यू ए है, इसीलिए देखना वैल्यू सेम होगा, लेकिन मैं फिर भी लिख के दिखाता हूँ। मैं रियल में साइन सी के हिसाब से सोच रहा हूँ, तो ये हो गया परपेंडिकुलर इसके सामने। तो क्या होगा, साइन सी पहले लिखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आएगा, ए, और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा, √2 अपॉन ए कैंसिल, वैल्यू कितना आ रहा है, 1/√2। तुम इसको चेक करके देखो, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू p/h होता है। अगर आप c को ना ध्यान दे करके a को ध्यान दे करके लिखते तो ऊपर भी वही आता। a को कंसीडर कर रहे हो अगर, तो अभी भी साइन a p/h ही होगा, और इसके हिसाब से भी जो हमारा p होगा वो ये सामने वाला होगा, तो ये भी वैल्यू तो a ही है ना। और हाइपोटेनस तो आपको पता है, दुनिया इधर की हो जाए उधर, बट हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। तो यहाँ से a कैंसिल होकर के वापस क्या आ रहा है, 1/√2। तो एक वैल्यू मुझे मिल गया, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू अरे बोलो तो सही, 1/√2। तो तुम देख सकते हो, ये एंगल लो या एंगल, वैल्यू तो सेम ही आने वाला है। तो अगले के लिए मैं सबका कोई भी एक ले लेता हूं, मैं इसके हिसाब से ही सब बता देता हूं। तो साइन मिल गया बच्चों, तो क्या यहीं पे हम लोग बताओ जल्दी से कॉस 45 डिग्री निकाल सकते हैं कि नहीं? कॉस 45 डिग्री कौन बताएगा? कॉस 45 सर फार्मूला होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या होगा वैल्यू सर 45 डिग्री के हिसाब से, अगर आप देखो ये अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो सर बेस है a और हाइपोटेनस है √2a, तो a अपॉन √2a। देखो यहाँ से a कैंसिल और वापस से वैल्यू 1/√2 आ रहा है। साइन मिल गया cos 45 डिग्री। मैंने इन दोनों को एक एक के लिए बता दिया था, अब बाकी आप खुद से कर लेना। ये cos 45 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर tan 45 का परपेंडिकुलर a, बेस भी a। अरे क्या बात है, a अपॉन a सर, आंसर 1 आ रहा है सर। अच्छा आप देखो, अब बाकी का वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है। मैंने आपको बताया है साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो नहीं बता सकते, कॉसेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा? तो ये देखो ध्यान से, साइन 45 डिग्री आया है 1/√2, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, √2/1। डायरेक्ट लिखो यहाँ पे √2/1। ये फार्मूला लगा के भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट निकाल सकते हो। कॉसेक 45 के बाद सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, कॉस 45 का उल्टा 1/√2 का उल्टा √2/1। यहाँ से कितना हो जाएगा, √2/1, यानी कि ये भी √2 है और ये √2 है। और लास्ट में क्या है बच्चों, कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री क्या होगा, tan 45 का उल्टा। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 ऐसा नंबर जिसका रेसिप्रोकल वो खुद होता है। तो कॉट 45 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तुम यहाँ पे फार्मूला रख करके भी लिख सकते हो, यही आंसर आएगा। तुम चेक करना, ये तुम्हारा काम है, एटलीस्ट इतना करो। मैंने साइन कॉस और tan निकाल के बताया। आप कॉसेक का फार्मूला हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर रखो, √2 आएगा। सेक 45 डिग्री हाइपोटेनस अपन बेस रखो, √2 आएगा। और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू रखो, तो वापस से क्या होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो इस केस में बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, a/a अभी भी बनाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री हम लोगों ने पढ़ा, इसमें से मैंने साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट 45 सर का वैल्यू निकाल लिया। अब आज के बाद मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45, तो आप बोलोगे 1/√2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45, 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 45, √2। अरे समझ रहे हो कितना आसान है। मतलब हम लोगों ने यहाँ से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है वो ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया या नहीं? तो अब इसको हम लोग बाद में लिस्ट कर लेंगे। अभी तक के हिसाब से हमें पता चल गया, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, tan 45 1, कॉसेक 45 √2, सेक 45 √2, कॉट 45 1। याद करने का तरीका सिर्फ साइन कॉस tan को याद रखो। साइन का वैल्यू 1/√2, कॉस का वैल्यू 1/√2 और tan का वैल्यू 1। कॉसेक साइन का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा और कॉट tan का उल्टा। ये मैं बताऊंगा बाद में ऐसे कर करके, लेकिन आपको समझ में आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45। चलो इसको लिखो,
चलो बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने 45 डिग्री का देखा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री का देखने वाले हैं। एक ही साथ में बताता हूँ, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। चेक करो यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। आपको 45 डिग्री का पता चल चुका है, लिस्ट करेंगे बाद में सबको। सी हियर कैसे करते हैं, तो पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC लेके देखते हैं क्या होगा। आपको पता है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, ये है A, ये है B, ये है C। मतलब यहाँ पे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है इसका मतलब क्या होगा कि देयरफॉर AB इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। ये हमारा वैल्यू है, तीनों इक्वल है और आपस में एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C भी होगा, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब तीनों एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सब क्या क्या है 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल की यही तो पहचान होती है, क्या तीनों साइड इक्वल होता है और तीनों एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लो ये साइड को मैं ना, मुझे आगे जरूरत पड़ेगा, जैसे पीछे मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में 45 तो साइड ए लिया था, वैसे मैं चाहूँ तो ए ले सकता हूँ, लेकिन मैं आगे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा तो उस केस में ये डिवाइड होगा। तो इसके लिए अब देखना क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं इसको 2a ले लेता हूँ। अब इसका मैं 2a क्यों लिया आप समझ जाओगे। मैंने क्या लिया कि ये 2a है हमारा, दिस इज ऑल्सो 2a, ये वाला वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये हमारा 2a है यहाँ से यहाँ तक, और दिस इज ऑल्सो 2a। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड से इक्वल, एंगल 60 डिग्री। अरे समझ में आया, अभी तो कोई दिक्कत कोई कष्ट कहीं भी नहीं। इतना मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल जो लिया उसके बारे में लिख दिया। अब समझो, देखो रटना कहीं नहीं है, समझना सब जगह पे है। स्टेप्स को अगर आप अच्छे से समझ लो तो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। रटोगे, लिखूंगा लैंग्वेज वगैरह बहुत ज़्यादा, मैथ यहाँ पे थ्योरी बना दूंगा तो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ समझाऊंगा जरूर, समझना जरूरी है। तो सी यार मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या करता हूँ बच्चों, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ से एक परपेंडिकुलर सामने में ड्रॉ कर दिया और इसका नाम रख दिया AD। पता है आपको ऐसा करने का रीजन क्या है, मैंने पहले ही बताया है आपको। ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल था, सब एंगल 60 है, यहाँ पे सारे के सारे एंगल 60 है, तो क्या ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री की जो सारे टेक्निक है, जो रेशियोज की बात होती है, जो भी है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है बच्चों। अरे याद करो, अरे याद करो, राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, नहीं था, मैंने बताया है कि बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बना दिया। जैसे ही कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है AD परपेंडिकुलर टू BC। जब परपेंडिकुलर है तो रहेगा ना 90, बात खत्म। और आपको एक चीज और यहाँ जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, और आपको पहले से पता होना चाहिए कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं तो सामने वाले को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मतलब आधा कर देता है। ये जगह मान लो पूरा लेंथ है तो आधा इधर गया, आधा इधर गया, तो मतलब ये हो गया कि ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, है ना, ज़्यादा लैंग्वेज ना लिखते हुए हम लिखते हैं देयरफॉर BD इक्वल टू DC एंड दैट इज इक्वल टू 2a/2 एंड दैट इज इक्वल टू A। इसीलिए 2a लिया था कि 2a जब आधा हो जाएगा तो a और a मिल जाएगा। मतलब ये हो गया a यहाँ से यहाँ तक और ये भी वैल्यू हो गया a यहाँ से यहाँ तक। अरे समझा क्या, अरे समझा क्या, ये हो गया a, ये हो गया a, दोनों मिलके हो गया 2a, दोनों मिलके हो गया 2a। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये साइड और ये साइड जो राइट एंगल ट्रायंगल, देखो यहाँ पे दो बन रहा है, AD, ये वाला पार्ट ना यहाँ पे D है, ये वाला पार्ट यहाँ पे D है, तो ADB और ADC, इन दोनों ट्रायंगल को देखो तो एक राइट एंगल ये है, एक राइट एंगल ये। अब समझना यहाँ पे ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB जो है एंड ट्रायंगल ADC को देखो,
कुछ समझ में आएगा यहाँ पे। क्या समझ में आ रहा है आपको? अभी आप देखो ट्रायंगल का कंसेप्ट पढ़ लिए होगे, 9th में भी था, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट जब होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है? इक्वल होता है। याद आ रहा है? तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में ये 90, ये 90, इसके बाद गौर से देखो ये 60, ये 60, और इसको देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है। उसके हिसाब से और क्या क्या हो सकता है? इस ट्रायंगल में देखोगे ये वाला साइड दोनों में कॉमन है, ये 90 है तो ये भी 90 है, सामने में ये वाला 2 है तो सामने में ये भी वाला 2 है। समझ रहे हो? मतलब मेरे पास ऑप्शन है इसको कॉन्ग्रुएंट करने का, तो मैं यहाँ पे क्या है ना, ये वाला लेता हूँ, 90 के सामने में हाइपोटेनस, 90 के सामने में हाइपोटेनस, और ये आपस में इक्वल, या ये वाला आपस में इक्वल है, तो राइट एंगल, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और साइड, तो क्या हो जाएगा? ये आपस में इक्वल होगा। तो मैं लिख देता हूँ कि ये जो ट्रायंगल मैंने लिया है, इस ट्रायंगल में अगर आप गौर से देखो तो आप लिख सकते हो कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। आप समझ गए, फिर भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि इतना समझ में आना चाहिए। प्रूफ कोई नहीं पूछेगा बट फिर भी लिखो। इसके बाद यहाँ पे समझने के लिए AB इज इक्वल टू, इधर का AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2A मैंने लिया हुआ है, और एंगल ADB इक्वल टू, ये दोनों क्या था? 90 डिग्री था। और एक और चीज़ AD इक्वल टू AD, AD इक्वल टू AD, तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा? बाय CP/CT देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल है ही, ये वाला और ये वाला इक्वल था ही 60-60, इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला और ये वाला भी आपस में इक्वल होगा। ये वाला एंगल A कितना था? 60 डिग्री, और ये दोनों आपस में बोल रहा है कि इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAD, और इसको x मान लो, x से। बच्चों ये इसका मतलब हो गया कि ये वाला x है और ये भी वाला भी x है, और एंगल A कितना है? 60 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ये कहाँ से आया है? फ्रॉम CP/CT, ये आया CP/CT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये वाला एंगल और ये वाला इक्वल हो गया। लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल A को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, 60/2 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अरे समझे क्या? इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला x यहाँ पे 30 डिग्री है और ये वाला यहाँ पे 30 डिग्री है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अरे यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ADB और एक ट्रायंगल ADC। किसी को भी आप क्या है ना ले सकते हो समझने के लिए, क्योंकि जो यहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है वही रिजल्ट है। देखो यहाँ पे ये A है, ये 2A है, ये A है, ये 2A है, ये 30 है तो यहाँ पे वाला 60 होगा, ये 30 है तो यहाँ वाला 60, मतलब दोनों एक तरह समझो मिरर इमेज है एक दूसरे का। तो किसी एक को कंसीडर करो, वहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो दूसरे में भी आएगा। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो दूसरा का आप खुद से कर लेना, इतना तो कर सकते हो। तो चलो मैं किसी को कंसीडर करता हूँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल मैं किसी को ले लेता हूँ। सपोज अब थोड़ा ना एंगल सब हटा देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, ये सब हटा देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये क्या क्या था। अभी जो काम का है ना वो ले लेते हैं। तो मैं अभी मान लो इस वाले में फोकस करता हूँ। तो बच्चों यहाँ से देखो ये वाला पार्ट है हमारा D, दिस इज A। तो ट्रायंगल ADC की बात करते हैं। ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC को अगर गौर से देखो तो 90 के सामने में हाइपोटेनस आपको पता है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये वाला एंगल आपका कितना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है, दिस इज 60 डिग्री, और ये वाला तो आपको पता ही है 90 डिग्री। तो अब आपको सिर्फ जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको करना है तो कर लेना। अब देखो जब राइट एंगल ट्रायंगल ADC की बात करेंगे तो ये वाला पता है 30, ये 60, ये 90। साइड की बात करें तो ये पता है A, ये पता है 2। क्या AD पता है क्या? मैंने पहले ही बोला है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाने के लिए किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड का होना जरूरी है।
जब तीनों साइड पता होगा तभी रेशियो लगा सकते हो। तो क्या ये निकल सकता है क्या? अरे निकल सकता है क्या? बोलो निकल सकता है? हाँ निकल। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम। मैंने एक बार नहीं, अब तो लगता है कि मतलब 50-60 बार तो बोल ही चुका हूँ कि ये वाला जो है ट्रायंगल, कोई भी जिसमें दो साइड दिए और तीसरा निकालने के लिए एक ही तरीका है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलो लिखते हैं, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप समझ लेना कि इन ट्रायंगल ADC क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला देखो क्या है AD स्क्वायर अब प्लस है ना, ये वाला क्या है DC स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब AC की जगह पे देखो, AC की जगह पे क्या है 2A है, तो लिखो यहाँ पे 2A स्क्वायर इज इक्वल टू AD तो हमें चाहिए ही चाहिए, AD स्क्वायर अब प्लस ये 2A अभी हटा करके इधर लिख देता हूँ कि ये 2A है, जगह चाहिए मुझे, ये वाला प्लस, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये जो DC है इसका वैल्यू कितना है A है, दैट इज A स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू, एक काम करता हूँ इस A स्क्वायर को अभी ले जाता हूँ, तो माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। अरे समझ रहे हो क्या? तो ये बनाएगा यहाँ से 3A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग AD का वैल्यू निकाल सकते हैं, AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर लिखा जा सकता है। और AD का वैल्यू अगर आपको चाहिए, देखो यहाँ से AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर, और AD का वैल्यू चाहिए तो इधर आएगा रूट अंडर 3A स्क्वायर। तो AD का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, √3 तो रह ही जाएगा और A स्क्वायर का वैल्यू A आ जाएगा। मतलब ये वाला वैल्यू आपको मिल चुका है √3A। क्या मिल गया वैल्यू? अरे क्या मिल गया वैल्यू? बिल्कुल। अब जैसे ही वैल्यू मिल गया तो बाकी क्या, अब रेशियो हमारे बाएं हाथ का खेल है, नहीं दाएं हाथ का खेल, कोई भी हाथ का खेल है, जिस हाथ से लिखेंगे वही खेल होगा ना। तो चलो देखते हैं, खेल दिखाते हैं आपको। वैल्यू मिला, अरे साइड का वैल्यू मिला ना भाई, ये वाला A, ये वाला 2A, ये वाला √3। अगर इधर भी देखो तो ये A, ये 2A, ये √3, ये वाला 60, ये वाला 60, ये 30, ये 30। इधर वाले में करो या इधर, बात बराबर ही है। तो मैं उधर कर रहा हूँ, अब आप समझ चुके होंगे। तो मैंने आपको जो बताया वो ये ट्रायंगल में कैसे हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना होता है, ये एक तरीका था जो आप समझ चुके होंगे। खास करके इक्विलैटरल ट्रायंगल का बहुत सारा प्रॉपर्टी यूज हुआ यहाँ पे। पहली बात कि तीनों एंगल 60 डिग्री, ये इसके बाद जो ये वाला पार्ट था कि ये एल्टीट्यूड है तो सामने वाले को बाइसेक्ट करता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे कि ये इसको बाइसेक्ट करने के बाद इन ट्रायंगल को मैंने कन्गुरेंट किया, जिससे ये एंगल इक्वल हुआ, और फिर यहाँ से पता चला कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 30। बातें बहुत हो गई, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट मत रखना। जब नेक्स्ट पार्ट इसमें देखो कि यहाँ पे मुझे अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, बाकी के रेशियो दिखाने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। तो आप इसको पॉज करके लिख लेना। जब भी मैं मैथ बना रहा हूँ ना, तो आप समझने के लिए अपना पेपर और पेन साथ में रखो और बीच बीच में चीज़ों को लिखते भी रहो जहाँ पर अगर डाउट होता है। अगर सिर्फ रिवीजन के लिए देख रहे हो तो समझ में आ रहा होगा, वैसे भी ये कंसेप्ट नॉलेज के लिए है, जानकारी के लिए। देखो जब चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं तो आसान हो जाती है, इसलिए। तो अब देखो वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ, इसको ना अलग से लिख देता हूँ, इसको मैं अलग से लिखता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे, सो दैट आपको ध्यान रहे इस ट्रायंगल पे। ये है हमारा A, देखो यहाँ पे दिस इज D, दिस इज यहाँ पे C, ये है 60 डिग्री, ये है हमारा 30 डिग्री। अब ये वाला वैल्यू आया √3A, ये वाला वैल्यू आया 2A, और ये वाला वैल्यू आया हुआ है A। इतना हमारा इस ट्रायंगल का पार्ट है। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके डिफाइन कर लेता हूं। सबसे पहले देखो साइन थीटा निकालते हैं। साइन 30 डिग्री पहले क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन फार्मूला, एंगल कुछ भी, फार्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर ये, और ये बना हाइपोटेनस कभी फिक्स, कभी चेंज होगा क्या, हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस बन गया किसके हिसाब से, 30। तो सब पहले 30 का निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर की जगह पे A और हाइपोटेनस की जगह पे 2A। देखो A कैंसिल हो जाएगा, आंसर आया 1/2। साइन थीटा के बाद क्या निकालोगे, cos 30, क्योंकि मैंने आपको बताया है साइन cos 10, सिर्फ 3 ही निकाला करो, बाकी का 3 रेसिप्रोकल हो जाता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। cos 30 डिग्री सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब बेस कितना है यहाँ पे, तो बेस है √3A, हाइपोटेनस क्या है 2A, A कैंसिल कितना आ गया √3/2, चेक कर सकते हो। cos 30 डिग्री कितना आ रहा है, √3/2। अब इसके बाद हम लोग tan 30 निकाल लेते हैं। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, ये वाला है ना, तो A आएगा, और बेस क्या है √3/A, A कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/√3।
मैंने बताया आपको साइन कॉस टैन निकालेंगे और बाकी का अपने आप आ जाएगा। क्या क्या आएगा यहाँ पे देखो, कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कॉट 30 डिग्री। इसका आप फार्मूला से भी निकाल सकते हो, लेकिन अननेसेसरी हमें क्यों उतना मेहनत करना है। यहीं से साइन 30 डिग्री 1/2 आया तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा 2/1, उल्टा 2/1। सेक 30 कॉस 30 का उल्टा, ये √3/2 है तो वो क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3। कॉट 30 डिग्री कैसे निकालोगे, tan 30 का उल्टा, tan 30 कितना है 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री कितना होगा √3/1। अरे समझ गए होगे, दिस इज √3/1। तो ये किसका निकल गया, इसी ट्रायंगल के हेल्प से देखो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 30 निकल गया। पहले 45 निकाला, दिस इज 30, और नाउ 60 का भी यहीं पे देख लो, इसी वाले में 60 भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले साइन 60 निकालो, साइन 60 डिग्री फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोई डाउट नहीं। 60 डिग्री के हिसाब से अब आप यहाँ पे लिख लो चेंज क्या हो जाएगा, 60 डिग्री ये है तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये अब हम लोग समझ चुके हैं। तो चलो लिखते हैं, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3a अपॉन हाइपोटेनस क्या है 2a, a कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा √3/2, चेक कर लेना। इसके बाद साइन 60 के बाद क्या निकालोगे, cos 60 डिग्री, क्या फार्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos 60 डिग्री के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, बेस होगा a, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2a, a कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब साइन कॉस के बाद मैं क्या बोला हूँ आपको निकालने के लिए, tan 60 डिग्री निकल गया। tan 60 डिग्री का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सब थोड़ा रिपीटेटिव है इसलिए फास्ट जा रहे हैं, हाँ समझना इसको। tan 60 डिग्री क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 60 डिग्री का परपेंडिकुलर √3a और बेस कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे ये हो गया है, a कैंसिल, कितना आंसर आ रहा है √3। क्या बाकी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे क्या, नहीं, क्या करने वाले हैं वो यहीं देख करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, अब इस साइन के बाद हम लोग यहाँ पे अगर cosec 60 लिखना चाहें, cosec 60 डिग्री, तो क्या बोलोगे सर साइन का उल्टा √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, बिल्कुल सही। सेक 60 डिग्री अगर मैं आपसे पूछ लूँ, आप बोलोगे सर cos का उल्टा 1/2 आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1 या 2 लिखेंगे, बात बराबर है। और यहाँ पे tan 60 डिग्री के नीचे यहाँ लिख देता हूँ cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ √3/1 आया है रियल में, है ना, √3/1 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3। रियल में √3/1 √3 ही होता है, इसलिए मैंने √3 लिखा था, बट रेसिप्रोकल लेने के लिए आपको मैं नीचे 1 लिख दिया हूँ कि √3/1 को 1/√3 लिख सकते हैं। √3/1 है तो नीचे का डिनोमिनेटर 1 कभी नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा 1/√3 आ गया। देखो यहाँ पे जब मैं बता रहा हूँ तो सीक्वेंस में बता रहा हूँ, इसी हिसाब से लिखता भी जा रहा हूँ। तो आपका काम क्या है, नोटबुक में इसी तरह से लिखो समझते हुए। तो मेन चीज़ है ये वैल्यू तो आप अपने मन से लिख सकते हो, ये वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो मैं लिख रहा हूँ वो कोई नई बात नहीं है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बट हाँ वैल्यू कैसे निकाला ये ज़्यादा समझना था, ये लॉजिकल था। तो देखो इसको एक बार अच्छे से क्लियरली समझो, जहाँ भी डाउट होगा फिर पूछना। तो अभी इसके साथ क्या हो गया, देखो हम लोगों ने 30 पढ़ लिया, 60 पढ़ लिया और 45, अब 0 और 90 का पढ़ेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो कि समझ में नहीं आया सर, फिर से कहीं पे समझा देना तो मैं बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस क्लास में अगर जहाँ भी आपको डाउट होगा तो पीछे जाने का ऑप्शन है, पीछे जाओ, मैंने हर बात को रिपीट किया है। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा वो देख के समझ में आ जाएगा। फिर भी पूछने में अगर समझने में दिक्कत है तो आप मुझसे कभी भी कैसे भी पूछ सकते हो, आपको पता ही है। तो इसको एक बार देखो, लिखो, फिर नेक्स्ट करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। चलो अब ये लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मैंने आपको 45 बता दिया, 30 और 60 बता दिया। 0 90 को हम लोग देखते हैं और फिर इसका एक चार्ट देख लेंगे, फिर इस तरह से ये सारे वैल्यू को हम लोग याद कर लेंगे। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री को समझो। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC बनाया, देखो यहाँ से BA और यहाँ पे C, तो अभी देखो इस यहाँ पे एंगल कुछ ना कुछ है। मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, मुझे चाहिए ये वाला एंगल 0 है। तो क्या मैं करूँगा, इस वाले पॉइंट को नीचे लेके आओ, मतलब मैं आप यहाँ पे देख के बताना मुझे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे ले आया, थोड़ा और आगे गया, मैं देख रहा हूँ इसको यहाँ पे ले आया, थोड़ा और आगे लेके गया, मैं देख रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे ले आया, ठीक है।
देखो धीरे ध्यान से, ये 30 डिग्री हो सकता है। यहाँ पे जब जाओगे ये ट्रायंगल ए बी सी को देखो गौर से, ये वाला मान लो यहाँ पे 25 डिग्री हुआ, यहाँ पे ए बी सी मान लो यहाँ पे 15 डिग्री हुआ, यहाँ से ए बी सी सपोज यहाँ पे 5 डिग्री हो गया। ट्रेंड देखो क्या हो रहा है, ये वाला जो सी का पॉइंट है ना, ये पॉइंट पे आप ध्यान देना, ये वाला पॉइंट नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये नीचे की ओर आ रहा है ये थीटा देखो रिड्यूस होता जा रहा है, 30, 25, 15, 5। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा होगा कि इस पॉइंट को जैसे जैसे नीचे ला रहे हैं ये वाला एंगल हमारा 0 के पास चलता जा रहा है। एक समय आएगा कि ये वाला पॉइंट जो ए है, ये जो एंगल जो सी जो दिख रहा है ना, ये बी से आके टकरा जाएगा और बी और सी यहीं पे आ जाएंगे। तो उस केस में पता है आपको, एकदम पास में जब ये ए है उस समय जो एंगल बन रहा होगा वो कितना हो जा रहेगा, ये एंगल आपका 0 डिग्री बन जाएगा। ये सी जाकर के बी पे बैठ गया। तो मतलब ये वाला जो एंगल का 2 आर्म होता है ना, ये वाला आर्म जो एसी आर्म है वो ए बी के साथ जाकर के कोइंसाइड कर गया। अरे समझ रहे हो, तो जब कोइंसाइड कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल कुछ रहा, अरे कुछ एंगल रहा वहाँ पे, एंगल क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो बच्चों ऐसा आप देख रहे हो कि BC का जो लेंथ है ना वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे ये नज़दीक आता जा रहा है, ये जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है AC का लेंथ AB के पास चलता जा रहा है। देखो यहाँ पे जब 0 डिग्री हुआ तो इस जगह पे AC इक्वल टू AB हो चुका है, देख सकते हो AC इक्वल टू AB। ये पॉइंट आपको समझना है कि जब हमारा एंगल जो 30 डिग्री है जैसे जैसे रिड्यूस करते जा रहा था तो ये जो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है बच्चों, ये जो हाइपोटेनस है वो हाइपोटेनस धीरे धीरे छोटा होता चला गया और इसका वैल्यू इस तरह से होते चला गया कि कुछ देर के बाद घटते 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 ये AB के इक्वल हो गया। कब, जब हमारा एंगल 0 डिग्री है तब। इसका मतलब क्या है, इसको समझ सकते हैं हम लोग कि जब हमारा एंगल 0 डिग्री हो जाएगा उस केस में हाइपोटेनस इसके साथ इक्वल हो जाएगा। और अब इस केस में आप यहाँ पे इसको इमेजिन करते हुए आप सोचो कि साइन 0 डिग्री क्या होगा, क्या होगा साइन 0 डिग्री। पहले साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बताओ मुझे यहाँ से, एक बात तो ये हो गया कि ये इसके इक्वल हो गया। एक और चीज़ देखो, ये क्या हुआ, BC का वैल्यू अब है ही नहीं, BC तो क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया। तो इसको तुमको नहीं लग रहा है कि BC का वैल्यू 0 हो चुका है, BC का लेंथ ही नहीं रहा। देखो ना यहाँ पे BC कुछ था, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया, और इस जगह पे तो पूरा क्या हो गया, B से ही मिल गया। तो BC का कोई मैग्नीट्यूड है अब क्या, कोई लेंथ है क्या, अरे BC कहीं दिख रहा है क्या तुमको, BC यहाँ दिख रहा था, यहाँ दिख रहा था, धीरे धीरे छोटा होते 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 काटते 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 क्या हो गया, पूरा खत्म ही कर दिया, उसका वैल्यू कितना हो गया, 0। तो इससे ये जो कंक्लूजन यहाँ है इसी पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फार्मूला लिख देते हैं। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखो यहाँ पे अगर साइन 0 की बात करते हैं तो साइन, अगर अभी के लिए समझो थीटा यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, BC होता है यहाँ पे, और हाइपोटेनस क्या होने वाला था, AC होने वाला था। अब खुद आप बताओ जब 0 डिग्री हुआ है तो BC का वैल्यू कितना है, 0 है, और AC का वैल्यू कुछ भी रहे, AC का वैल्यू कुछ रहे, फाइनल वैल्यू कितना होगा, 0 बाई एनीथिंग इक्वल टू 0। साइन वैल्यू आ चुका है, साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। अरे समझ रहे हो क्या, साइन 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0। कॉस 0 निकाल के देखो, कॉस 0 डिग्री क्या होगा, कॉस का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस अगर ये एंगल के हिसाब से अगर देखें हम लोग तो बेस क्या होने वाला है, ये देखो एंगल ये है तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो वैल्यू छोटा होता जा रहा है, ये इसी ट्रेंड में रहेगा। तो अगर आप बेस की बात कर रहे हो कॉस 0 के हिसाब से तो बेस तो ये रहने वाला है, बेस का नाम क्या है, AB, और हाइपोटेनस का नाम क्या है, AC। और गौर से देखो AB और AC आपस में इक्वल हैं, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AB इक्वल टू AC की जगह पे वापस AB लिख दो, कैंसिल होकर के कितना देगा, 1 दे देगा। मतलब cos 0 का वैल्यू कितना आ गया, 1, साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0। साइन cos मिल गया, मैंने क्या बोला, tan निकाल लो, tan चाहे तो इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते, याद है tan थीटा क्या होता था, tan थीटा इज इक्वल टू होता था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद आ गया होगा आपको, अरे याद आया या नहीं आया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, tan 0 इज इक्वल टू tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से लिख सकते हैं साइन 0 अपॉन कॉस
जीरो, और इसका वैल्यू साइन जीरो का वैल्यू कितना आया है जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू कितना आया है 1, और जीरो बाई एनीथिंग इक्वल टू जीरो ही होगा। तो साइन मिल गया, कॉस मिल गया, टेन मिल गया, तो क्या हम लोग कॉसेक नहीं निकाल सकते? बताओ यहाँ से कॉसेक कितना हो जाएगा, कॉसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ये जीरो है, देखो रियल में ये जीरो है, तो जीरो का उल्टा, तो यहाँ पे ना 0/1 कर लो, 0/1 करने से क्या होगा, रेसिप्रोकल लेने में समझ में आएगा कि 0/1, नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 हमेशा लिख सकते हैं, तो 0/1 का उल्टा क्या होगा 1/0 हो जाएगा, 1/0। और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, नीचे में जीरो जब भी होता है तो उसको बोलते हैं अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड हो जाएगा ये अनडिफाइंड। और बुक में अनडिफाइंड का सिंबल ऐसे दिखता है उल्टा 8 लिखा, उसको क्लिक कर दो तो लेट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो गया, तो कॉसेक 0 हो गया अनडिफाइंड। कैसे, साइन 0 वैल्यू 0 या 0/1, तो कॉसेक उसका उल्टा 1/0, तो कितना हो गया अनडिफाइंड। कॉस 0 की जगह पे सेक 0 निकाल सकते हैं, सेक 0 क्या हो जाएगा, तो कॉसेक 0 कितना आया है 1, और 1 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो ये वाला वैल्यू 1 ही रहेगा। और tan 0 के बाद आ गया कॉट 0, कॉट 0 क्या होता है, जो tan का उल्टा, फिर से देखो यहाँ पे 0/1 है, तो 0/1 का क्या हो जाएगा 1/0, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने कैसे वैल्यू निकाला। आप यहाँ पे फार्मूला के साथ, सबका फार्मूला के साथ इस ट्रायंगल में निकाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम में अगर साइन और कॉस मिल जाता है ना तो हमारा काम आसान हो जाता है। बाकी सबका फार्मूला साइन कॉस के टर्म में है तो हम लोग निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का फार्मूला जो है आपको हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन में, उससे भी किसी का वैल्यू निकालोगे तो अभी भी यही होगा, किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो मुझे सेक 0/1 आ रहा है, फार्मूला में हिसाब से देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे सेक 0 निकालना चाहता हूँ फार्मूला के हिसाब से, पहले हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। अब यहाँ से देखो इसके हिसाब से एंगल तो ऐसे ही ना, 0 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ एंगल हमारा ये है, तो इसके हिसाब से हाइपोटेनस कौन है हमारा, हाइपोटेनस है AC, तो ये आएगा AC, और बेस क्या है हमारा AB, और देखो AC इज इक्वल टू AB है, तो दोनों आपस में क्या हो गया, AC अपॉन AB की जगह पे भी AC लिख दो तो कैंसिल होकर के 1 देगा कि नहीं। देखो सेक 0/1 आया था, सेक 0/1 आया था, समझ रहे हो, मतलब जो फार्मूला रेशियो का है ना वो लगाओगे तब पर भी आंसर आएगा। और अगर आप डायरेक्ट साइन कॉस को वैल्यू मिल गया तो बाकी का वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये बहुत आसान तरीका है, साइन कॉस का निकालो, बाकी सबका आप उसके हिसाब से निकाल लो। टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, और टैन हमेशा क्या होता है, कॉट क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल। तो मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइन कॉस और बहुत है तो टैन याद रखो, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। साइन कॉस मिलते ही बाकी सब निकाल सकते हो, इतना आपको समझ में आना चाहिए कि हमें बाकी का फार्मूला पता होता है। तो ये हो गया हमारा किसका, 0 डिग्री का। वैसे ही हम लोग किसका निकाल सकते हैं, किसका, 90 डिग्री का। तो इसको देखो, चलो अब देख लेते हैं हम लोग जो 90 डिग्री का है ना उसको समझ लेते हैं। तो समझे यहाँ पे 90 डिग्री के केस में कैसे निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे गौर से देखना, एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, इसका नाम लेते हैं A, B एंड C। ये वाला 90 डिग्री है। अब समझो ये वाला एंगल जो है ना इसको गौर से देखना। मान लो अब ये 30 डिग्री है, तो मुझे क्या करना है ना, इस एंगल को 90 तक पहुंचाना है। क्योंकि देखो पिछले वाले केस में हमने क्या किया था, इसको छोटा किया था तो ये 0 की ओर पहुंचते पहुंचते पहुंच गया। अब ये 30 से इसको, चूंकि ये 90 है तो मैं चाहता हूं कि ये वाला वैल्यू जब 90 के पास पहुंच जाए तो ऑब्वियस सी बात है C को छोटा होना पड़ेगा। ये अगर मान लो 88 है तो ये 2 डिग्री हो गई, 89 तो 1 डिग्री, जब ये 90 तो ये 0 डिग्री। मैंने बताया ये स्पेशल केस है, इस केस में क्या है वो उसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो देखो क्या होने वाला है, ट्रायंगल में कुछ बना के दिखाता हूँ कि ये वाला वैल्यू आप बढ़ाते चले जाओ, ये वाला वैल्यू बढ़ाते चले जाओ। ये हमारा A है, दिस इज B, दिस इज C। अगर ये 30 है तो मान लो ये 60 डिग्री है। एक समय और सीधा कर देते हैं इसको। ये वाला वैल्यू अगर हमारा 90 डिग्री के हिसाब से देखें तो ये वाला 90 डिग्री होगा, दिस इज 90 डिग्री। और ये हमारा C है, दिस इज B, दिस इज A। मान लो ये हमारा 75 डिग्री है। आप देख सकते हो 30 से 60 75 है, तो ये वाला वैल्यू ना क्या हो रहा है, तो सीधा होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा, मान लो ये वाला वैल्यू आ गया, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। सपोज ये वाला वैल्यू 80 डिग्री हो गया। ऐसे करते करते कुछ देर में ऐसा हो जाएगा कि ये वाला वैल्यू जो यहाँ पे आपको B दिख रहा है ना, यहाँ पे सॉरी A, C यहाँ पे है, दिस इज A। एक पॉइंट आएगा जब A यहीं पे पहुँच जाएगा और B तो पहले से है ही, और यहाँ पे C होगा।
बोलो कि सर ए कहाँ गया, ए कहाँ गया, अरे ए बी के साथ चिपक गया। तो ये देखो रियल में ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये वाला लाइन, पता है ये वाला जो लाइन है दोनों चिपका हुआ है इसमें। मैं थोड़ा सा इसको दिखा रहा हूँ डबल करके कि रियल में ये जो बी सी है ना इक्वल टू ए सी हो चुका है। आप देख सकते हो ये वाला जो साइड बी सी था ना उसके साथ ए सी जाके चिपक चुका है। ये ए सी क्या हो गया ना, एकदम सीधा हो गया। देखो यहाँ से ए सी इस तरह से था, जैसे जैसे तुम इसको बड़ा करते जा रहे हो क्या हो रहा है, ये एंगल छोटा होता, ये बड़ा होता जा रहा है, और ये ऐसे ऐसे, ये देखो यहाँ पे ऐसे था, फिर ऐसे 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 करके इसके पास खड़ा हो गया। देख रहे हो, मतलब क्या हुआ, ये वाला साइड जा करके BC के साथ चिपक गया। मतलब यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ से रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से AC इज इक्वल टू BC। चेक कर लो, AC इक्वल टू BC कैसे हुआ, धीरे धीरे समझ लो। AC उठता जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, सीधा जाके चिपक गया। तो AC और BC आपस में मिल गए, तो AC इक्वल टू क्या हो गया, BC हो गया। अच्छा एक बात देखा आप, देखो AB क्या होगा, छोटा भी होता चला गया। AB पहले था इतना बड़ा, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, होते होते इतना छोटा हो गया कि अब बेचारा AB है ही नहीं, AB है ही नहीं, AB का वैल्यू 0 हो चुका है। बस इतना ही समझना है। जैसे ही हमें ये बात समझ में आ गई, हम लोग रेशियो लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मैं थीटा यहाँ पे ए को काउंट करता हूँ, ये वाला मैं, तो यहाँ पे इस थीटा को अब हम लोग 90 के हिसाब से सोचते हैं कि जब वो 90 हो चुका है तो इसके जगह पे साइन 90 डिग्री लिख देते हैं। तो साइन 90 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्चुअली में मेरा जो एंगल है 90 डिग्री, ये वाला ए के साथ मैं देख रहा हूँ, तो ए वाला एंगल फोकस पे है ये, तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा और ये बेस होगा। तो इसी हिसाब से सबको रखना, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस एंड सो ऑन। तो अब आप देख सकते हो इस वाले केस में जो हमारा AC है और जो BC है, मतलब हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर हो चुका है हमारा यहाँ पे। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये दोनों हमारा इक्वल हो चुका है। तो आप देखो साइन 90 के केस में अगर परपेंडिकुलर लिखा जाएगा तो परपेंडिकुलर क्या लिखा जाएगा, BC, और हाइपोटेनस क्या लिखा जाएगा, AC। और आप देखो BC का वैल्यू की और AC का वैल्यू आपस में इक्वल है, तो इसको मैं BC अपॉन BC भी लिख सकता हूं और कट के वैल्यू आंसर आ जाएगा 1। तो साइन 90 कितना आता है बच्चों, 1 आ जाता है। कुछ नहीं है, बस समझना है और फार्मूला वही चलते आ रहा है। साइन 90 हो गया, कॉस 90 लिख देते हैं, कॉस 90 डिग्री, फार्मूला वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे देखो कॉस 90 की बात होगी, बेस तो ये रहने वाला, बेस हमारा रहेगा AB, क्योंकि सारा ये ट्रायंगल उसी तरह से चल रहा है, उसी हिसाब से कंसीडर करना है कि एंगल यही है हमारा, तो उसी हिसाब से आएगा। बेस यहाँ है AB, अपन हाइपोटेनस आ जाएगा AC, अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा AC। देखो AB का वैल्यू 0 है, 0 अपॉन AC, 0 अपॉन एनीथिंग इक्वल टू 0। तो अपना जो वैल्यू आया वो कॉस का आ गया 0। मैंने बताया साइन और कॉस मिलते ही काम खत्म, काम खत्म। बाकी का फार्मूला से निकाल सकते हो, लेकिन करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। अरे इतना फार्मूला क्यों पढ़ा है, क्यों पढ़ाया है भाई ने तुमको इतना फार्मूला, इसलिए पढ़ाया है कि यूज कर सको, तो करो ना यूज। क्या बात करते, गुस्सा दिलाते यार। करो यहाँ पे, देखो यहाँ पे tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री सर साइन 90 अपॉन कॉस 90। अरे क्या बात बोल दिया, दिल खुश कर दिया यार। साइन 90 कितना है 1, कॉस 90 ओके 0, और 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू हीरो, दैट इज अनडिफाइंड। अरे अनडिफाइंड हीरो नहीं रे बाबा, अनडिफाइंड। 0 से किसी को डिवाइड कर सकते क्या, गुस्सा आ जाएगा भाई को। 0 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, नीचे में 0 पसंद ही नहीं, किसी को 0 पसंद नहीं है, खत्म। tan 90 हो गया, तीनों हमें मिल गया, तीनों हमें मिल चुका है, तो बाकी हम निकाल सकते हैं। साइन 90 यहीं पे लिख लो, कॉसेक 90, कॉसेक 90 क्या होगा, साइन का उल्टा, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1 का रेसिप्रोकल 1, कॉस का उल्टा क्या होता होगा, सेक 90 डिग्री। सेक 90 क्या होगा भाई, 0 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 0। अरे 1 अपॉन 0 कितना होगा, अनडिफाइंड। tan 90 क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री। कॉट 90 डिग्री किसका, 1/0 का उल्टा 0/1, और 0/1 इज इक्वल टू 0। नीचे में 1 होगा, ऊपर में 0 होगा चलेगा, लेकिन आंसर 0 आएगा, समझ रहे हो। बट हम लोगों को नीचे में 0 पसंद नहीं है, ऊपर में 0, नीचे में 0 पसंद नहीं है, नीचे में 0 पसंद नहीं है। tan 90 अनडिफाइंड और सेक 90 भी हमारा क्या हो गया, अनडिफाइंड। तो आप देख सकते हो कि मैंने 0 डिग्री और 90 डिग्री को भी
फिनिश कर दिया, फिनिश हो गया। ये जो सारे वैल्यू हैं इसको एक बार अच्छे से समझ के लिखो। अब बोलोगे क्या इस तरह से बार बार याद रखना, नहीं, ये समझने के लिए, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही क्लियर कर देगा, तो वैल्यू याद रखना आसान हो जाएगा। नाउ अब हम इन सबको एक फार्मूले में डाल देते हैं, एक चार्ट में डाल देते हैं, फार्मूला का वो चार्ट में डाल देते हैं और ये वैल्यू हम उसको याद रखेंगे। तो पहले इसको छापो, फिर इसका मैं फार्मूला लिखता हूँ। चलो बच्चों, अभी तक जितना हम लोगों ने डिराइव किया जो भी रेशियो पर्टिकुलर एंगल के लिए, उसको एक बार एक चार्ट में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 आया था, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 आया था। साइन 45 डिग्री 1/√2 आया था। साइन 60 डिग्री √3/2 आया था। और साइन 90 का वैल्यू 1 आया था। इसी तरह से कॉस 30 का वैल्यू आया था यहाँ पे 1। इसके बाद कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आया था √3/2। इसके बाद 45 का वैल्यू, ये दोनों सेम ही होता है। और 30 डिग्री का वैल्यू भी यहाँ पे 1/2 आया था और इसका वैल्यू 0 आया था। देखो यहाँ से ये जो चार्ट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको आप याद भी कर सकते हो। सिर्फ साइन का वैल्यू भी याद हो गया ना तो याद होगा। साइन थीटा देखो 0 का 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। जब कॉस लिखेंगे ना तो इधर से उल्टा लिखो, ये 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 बीच में रहेगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। अब याद रखो टेन थीटा को, टेन थीटा याद है, टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे ना सबको डिवाइड कर दो, 0/1, 0/1, 0/1 कितना होगा बताओ, 0 होगा। यहाँ से देखो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/√3। यहाँ से 2 कैंसिल आ जाएगा, आंसर कितना आएगा 1/√3। मतलब ये वाला जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है ये आप लिख सकते हो कितना, देख सकते हो 1/√3। तो ये वाला वैल्यू आ गया 1/√3। समझ रहे हो। तो ये कैलकुलेशन आप ऐसे से रफ में कर सकते हो। इसी तरह से इन दोनों को देखो, इन दोनों को कट करोगे तो आंसर 1 आएगा। √3/2 है यहाँ पे देखो, √3/2 और 1/2 जाकर के 2/1 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा √3 आएगा। अरे समझ रहे हो क्या। तो ये तुम खुद से कर सकते हो इन दोनों को डिवाइड करके। तो यहाँ से आएगा √3 और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ से लिखना शुरू करो, दिस इज इन्फिनिटी, यहाँ से √3, यहाँ से 1 में ही रहेगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा 1/√3। ये 0/1 मैंने 0 यहाँ आता है, यह आएगा 0। तो देखो टैन और कॉट, तो पहले देखो साइन को आपको याद होना चाहिए, सिर्फ साइन का वैल्यू याद रखना। याद रखने का तरीका बताओ, जो वैल्यू आया है वो कैसे आया वो आप समझ चुके होगे। अब याद रखना है तो साइन थीटा पहले लिख लो, साइन थीटा का 5 वैल्यू सिर्फ याद रखो। कॉस थीटा क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उल्टा लिखो। टैन क्या करना होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो। कॉट का क्या होगा, फिर यहाँ से उल्टा लिखो। अब देखो सेक थीटा को क्या करते हैं, सेक थीटा क्या होता है बताओ, 1/cos थीटा। यहाँ से देखो सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। तो क्या होगा, जो सेक थीटा कॉस का वैल्यू जो भी होगा ना उसका रेसिप्रोकल ले लो। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, 1/2 का 2/1 और 0 है यहाँ पे 0, तो 0/1 है रियल में, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0। तो 1/0 को क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। तो सेक थीटा मिल गया। कॉसेक थीटा चाहे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये √2 यहाँ पे आ जाएगा, 2/√3 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तुम चाहे तो कॉसेक थीटा को साइन थीटा का रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो। देखो 0 है तो 0/1 होता है रियल में, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, क्या होगा अनडिफाइंड।